ओके, तो पेनिसिलिन टॉपिक हम स्टार्ट किया था हमने एंटीबायोटिक में। पेनिसिलिन के बहुत सारी चीज़ हमने वहाँ पर कवर की थी। अभी जो नेक्स्ट पार्ट हमें पेनिसिलिन का समझना है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। इसमें हम देखने वाले हैं कि पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डिग्रेडेशन पढ़ना क्यों जरूरी है। किसी भी चीज़ का, पेनिसिलिन का नहीं, किसी भी चीज़ का डिग्रेडेशन पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जब कभी भी कोई कंपाउंड डिग्रेड होता है मतलब क्या, उसका ब्रेकडाउन होता है। ओके, मतलब कोई भी एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी एक मेडिसिनल प्रोडक्ट, मेडिसिनल ड्रग जब भी किसी एनवायरमेंटल कंडीशन के कांटेक्ट में आता है, मतलब किसी अदर रिएजेंट के कांटेक्ट में आता है, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, बॉडी के अंदर अगर वो कांटेक्ट में आता है तो उसको हम इन विवो रिएक्शन कहते हैं। इन विवो मतलब बॉडी के अंदर वो रिएक्शन देता है, रिएक्शन उस अंडर रिएक्शन के उसके साथ रिएक्शन होती है। और वही कंपाउंड अगर बॉडी के बाहर किसी कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो वो जो रिएक्शन है इसको हम इन विट्रो रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो हमारा जो भी कंपाउंड है, टारगेटेड कंपाउंड, टारगेटेड मॉलिक्यूल है, तो वो कौन कौन से कंपाउंड के कांटेक्ट में आती है, उसका डिग्रेडेशन होता है, ये सारी चीज़ें समझना हमें ज़रूरी होता है। ओके, तो जब तक वो कंपाउंड फैक्ट्री में जब वो बनता है तो फैक्ट्री से बनकर जब तक वो पेशेंट तक पहुंचता नहीं है, ओके, तो ये जो पूरी ट्रैवल है, ओके, पूरा फैक्ट्री में बनने से लेकर पेशेंट के हाथ में जाने तक और हाथ से भी बॉडी तक जाने तक वो क्या है, स्टेबल होना जरूरी है। जब तक वो स्टेबल नहीं होता तब तक वो मतलब पेशेंट के लिए कोई काम का ही नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से केमिकल रिएजेंट है, केमिकल कंपाउंड है जो उसकी स्टेबिलिटी को हिंडर करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करना जरूरी है। तो ये तो पहली हुई बात इन विट्रो की, मतलब बॉडी के बाहर उसके ऊपर कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है और उस चीज़ से, उस रिएजेंट से हमारे कंपाउंड को किस तरह से बचाना है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, जब वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर गया मतलब काम हो गया, ऐसा नहीं। बॉडी के अंदर जाने के बाद वो अपना एक स्पेसिफिक टारगेट साइट के ऊपर जाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। ओके, जब तक मतलब हम जीआई ट्रैक्ट से लेते हैं तो जीआई ट्रैक्ट से लेने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, इफेक्ट दिखाने के बाद वो मेटाबोलाइज हो जाएगा और फिर उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ओके, ये सारी प्रोसेस होती है। तो जब तक वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ब्लड में मिक्स नहीं होता, तब तक भी उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। इन विवो डिग्रेडेशन भी नहीं होना चाहिए। डिग्रेडेशन कब होना चाहिए उसका, बॉडी के अंदर, हमें अभी बात कर रहे हैं बॉडी के अंदर के बारे में। डिग्रेडेशन कब होना चाहिए, जब हमारा ड्रग बॉडी के अंदर गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसने उसका इफेक्ट दिखा दिया। इफेक्ट दिखाने के बाद, उसका काम होने के बाद अभी उसका बॉडी में दूसरा कोई काम ही नहीं, उसने क्या किया, जो बीमारी थी उस बीमारी को ठीक कर दिया, अभी उसने बॉडी के बाहर चले जाना चाहिए, तो फिर उसका डिग्रेडेशन होना चाहिए, तो फिर उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, फिर उसका एक्सक्रीशन होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी जरूरी है कि जब तक कंपनी से बनता है प्रोडक्ट, कंपनी से बनने के बाद हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाने तक उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, तब तक हमें उससे डिग्रेडेशन से बचाना है। ओके, तो डिग्रेडेशन से बचाना है तो पहले डिग्रेडेशन कैसे होता है ये समझना जरूरी है। अगर इस प्रोसेस को समझेंगे तो उससे कैसे बचना है ये भी हम अपने आप समझ जाएंगे। ओके, तो हमारा जो पेनिसिलिन है उसका डिग्रेडेशन होता है बहुत सारे रिएजेंट के कांटेक्ट में आने के बाद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो सबसे पहला हम देखेंगे वो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके, तो अल्कली के कांटेक्ट में आते ही हमारा ये जो पेनिसिलिन है उसका डिग्रेडेशन किस तरह से होता है ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, तो ये जो हम डिग्रेडेशन समझ रहे हैं ये दोनों हैं, मतलब इन विट्रो और इन विवो। बॉडी के अंदर भी अगर वो अल्कली के कांटेक्ट में आएगा तो भी इसी तरह से उसका डिग्रेडेशन होगा, बॉडी के बाहर भी अगर वो अल्कली के कांटेक्ट में आएगा तो भी उसका इसी तरह से डिग्रेडेशन होगा। ओके, तो ये जो हम देख रहे हैं ये डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली मतलब बेसिक कंपाउंड, बेस, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन को रिलीज करने का काम करते हैं, OH- आयन को रिलीज करने का काम करते हैं, ऐसे सारे कंपाउंड को हम कहेंगे अल्कली। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम इस रिएक्शन को समझेंगे।
तो सबसे पहली जो स्टेप है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की स्टेप, वो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। इन फर्स्ट स्टेप अवर पेनिसिलिन, जो हमारा पेनिसिलिन है, इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वो हाइड्रोलिसिस होता है उसका इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है ये, वाटर और अल्कली। यहाँ पर वाटर का होना भी जरूरी है और अल्कली का होना भी जरूरी है, किसी भी बेसिक कंपाउंड का होना भी जरूरी होता है। ओके, तो बेसिक कंपाउंड के एग्जांपल कौन कौन से यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे जो भी कोई कंपाउंड होंगे NaOH KOH जो बेसिक कंपाउंड है वो अगर हम लेते हैं, यहाँ पर 10% लिया है हमने फॉर एग्जांपल। 10% मतलब क्या, यहाँ पर NaOH 10% है, मतलब उसमें 10% NaOH प्रेजेंट है और 90% अगर कोई भी यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं दिया है मतलब यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा। ओके, तो 10% NaOH और 90% वाटर का ये मिक्सचर होगा, उसको हम कहते हैं 10% NaOH। ओके, ये तो हम जब इन विट्रो रिएक्शन कर रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। इन विवो बॉडी के अंदर तो अल्कली के कॉन्टेक्ट में जब भी आएगा तब परसेंटेज का कोई मैटर नहीं, कितने भी परसेंटेज में वो हो सकता है, लेकिन आइडियल जब हम लैब में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो 10% हम लेकर जनरली करते हैं। तो 10% NaOH या KOH के कांटेक्ट में आती है जिसमें वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ओके, तो यहाँ पर OH माइनस रिलीज होता है। NaOH जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तब वो न्यूक्लियोफाइल रिलीज करता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा कोई रिएजेंट, ऐसा कोई रिएक्टेंट जिसके सर के ऊपर आपको निगेटिव चार्ज देखने को मिले। ओके, जो जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, और उनके पास इलेक्ट्रॉन है मतलब वो किसकी तलाश में घूम रहे हैं, तो वो पॉजिटिव की तलाश में। ओके, पॉजिटिव मतलब कौन, न्यूक्लियस। हमें पता है प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस, किसी भी एटम का जो बीच का हिस्सा है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो निगेटिव चार्ज वाले जो भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होंगे वो किसकी तलाश में घूमेंगे, किसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसके साथ वो लविंग होंगे। फाइल मतलब लविंग। ओके, तो फाइल मतलब लविंग, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरफ लविंग होंगे, तो न्यूक्लियस की तरफ लविंग होंगे। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, जिनको न्यूक्लियस की तलाश है। ओके, जिनको पॉजिटिव चार्ज की तलाश है। तो यहाँ पर उनका खुद के पास पॉजिटिव चार्ज होगा क्या, फिर नहीं, उनके खुद के पास कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज है। तो उनके खुद के पास जो चीज है उसकी तरफ वो नहीं भागेंगे। उनके पास इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ वो नहीं भागेंगे, वो किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे। ओके, तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर तैयार होते हैं, और वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल हमारे पेनिसिलिन के ऊपर अटैक करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले हैं कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पेनिसिलिन के ऊपर अटैक करते हैं। पेनिसिलिन के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में बीटा लैक्टम रिंग ओपन होती है। ओके, पेनिसिलिन में हमें पता है, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होती है। शुरुआत के हिस्से में मैंने आपको बताया, जो बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर बहुत ही ससेप्टिबल होती है, बहुत ही यहाँ पर नाजुक होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसके ऊपर हो सकती है। ओके, तो वो रिंग वहाँ पर ब्रेक हो जाती है, ओपन हो जाती है, और हमें मिलता है पेनिसिलिक एसिड। ओके, तो एक हमने यहाँ पर समरी लिखी है, या फिर एक पहली स्टेप हमने यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर क्या होता है कि पेनिसिलिन का कन्वर्जन किस चीज में होता है, पेनिसिलिक एसिड में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली और वाटर, जिसको ही हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ओके, बीटा लैक्टम रिंग इस स्टेप में ओपन होती है। ओके, और हमें मिलता है पेनिसिलिक एसिड। तो इसी को हम अभी स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे, इसी स्टेप को अभी हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में स्टडी करेंगे। ओके, तो जो स्टेप हमने अभी यहाँ पर देखी है उस स्टेप को अभी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में देख रहे हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन का एक जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक R ग्रुप होता है जहाँ पर हम अलग अलग दूसरे कंपाउंड या ग्रुप लगाकर अलग अलग पेनिसिलिन के डेरिवेटिव बना सकते हैं। जैसे बेंजिल है तो बेंजिल पेनिसिलिन, फिनॉक्सी बेंजिल है तो फिनॉक्सी बेंजिल पेनिसिलिन या फिनॉक्सी मिथिल पेनिसिलिन, इस तरह से एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन। ओके, बहुत सारे पेनिसिलिन यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जो लगभग सारे के सारे पेनिसिलिन है वो सभी पेनिसिलिन इस रिएक्शन के अंदर वो जा सकते हैं, कम ज्यादा रूप में। कभी कोई जल्दी जाएगा, कभी कोई देर से जाएगा। किसी के पास अगर बड़ा ग्रुप होगा तो रिएक्शन थोड़ी देर से देगा।
लेकिन कम ज़्यादा रूप में सारे के सारे पेनिसिलिन ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो एक जनरल पेनिसिलिन हमने लिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाला है, मतलब यहाँ पर मिथिल ग्रुप है, 2 मिथिल ग्रुप है, ये हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 मिथिल ग्रुप है, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये पेनिसिलिन है, यहाँ पर जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि किसी भी OH माइनस के मतलब जो भी बेसिक कंपाउंड के कांटेक्ट में आते ही यहाँ पर ये जो बीटा लैक्टम रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाती है। मतलब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बहुत ससेप्टेबल होता है, बहुत ही यहाँ पर नाजुक होता है, जो किसी भी रिएजेंट, किसी भी न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आते ही यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो OH माइनस के कांटेक्ट में आती है, इस रिंग का हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होगा और यहाँ पर OH अटैच होगा। H एंड OH वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और वाटर का H प्लस और OH माइनस आयन इसके ऊपर अटैक करते हैं और पेनिसिलिन हमें कन्वर्ट होता है, इस यहाँ पर रिंग की ब्रेकडाउन हो जाता है और यहाँ पर देखो OH माइनस यहाँ पर अटैच हो गया, H पॉजिटिव यहाँ पर अटैच हो गया और रिंग ओपन हो गई, ओपनिंग ऑफ बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हमें मिला पेनिसिलिक एसिड। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहली स्टेप होती है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में। ओके, क्या होता है सबसे पहले कि सबसे पहले पेनिसिलिन किसी भी एक बेस के कांटेक्ट में आती है। बेस के एग्जांपल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। ओके, लेकिन वो एक्वियस सॉल्वेंट में डिजोल्व होना चाहिए या फिर वाटर यहाँ पर होना जरूरी है। सिर्फ बेस के कांटेक्ट में आने से रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस से मतलब क्या है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो गई है। हाइड्रा मीन्स वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ओके, तो हाइड्रा मतलब हाइड्रा वाटर के प्रेजेंस में जो कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है उसी रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो अल्कली के प्रेजेंस में वाटर अपना काम करता है और इसी वजह से इसको हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो रिएक्शन स्टार्ट ही अल्कली और वाटर के प्रेजेंस में होती है, इसीलिए पूरे रिएक्शन को हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ओके, तो पहले स्टेप में पेनिसिलिन का कन्वर्जन होता है पेनिसिलिक एसिड में, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग ओपन होती है। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दूसरे स्टेप में हमारे पेनिसिलिक एसिड के साथ क्या होता है। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके बाद हम स्टेप को समझेंगे। ओके, तो पेनिसिलिक एसिड किस तरह से बनता है ये हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, दिस पेनिसिलिक एसिड अंडरगोज विच रिएक्शन, अगले स्टेप में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वो भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है। रिमूवल ऑफ CO2, हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा पेनिसिलिक एसिड का, उसके पूरे स्ट्रक्चर में से कहीं से तो भी CO2 निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा हम देखेंगे। तो CO2 निकल जाएगा और CO2 निकलने के बाद हमारा जो पेनिसिलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा पेनिलोइक एसिड में। पेनिसिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पेनिलोइक एसिड। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगा किसके प्रेजेंस में होगा, तो हीट के प्रेजेंस में होगा। ओके, इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत होती है हमें। ओके, उष्णता जो होती है उसकी जरूरत होती है। तो लैब में तो हम इजीली हीट दे सकते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर हीट कहाँ से मिलती है, तो जो भी हमारी बॉडी की खुद की हीट है, बॉडी की खुद की हीट यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करती है। ओके, तो एक सिंपल स्टेप है जिसमें पेनिसिलिक एसिड, यहाँ पर पेनिसिलॉइड होगा, इट इज पेनिसिलिक एसिड है। ये पेनिसिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पेनिलोइक एसिड इन, और इसमें होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर हीट ही काम करेगी, कैटलिस्ट का काम करेगी और CO2 यहाँ पर निकल जाएगा। सो दिस इज सेकंड स्टेप। अभी वो स्ट्रक्चर के रूप में कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। तो जो अभी मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई कि जो पेनिसिलिक एसिड है, पेनिसिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पेनिलोइक एसिड, तो यहाँ पर बहुत ईजी है। यहाँ पर ये जो CO2 कंपाउंड, CO2 ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस CO2 ग्रुप इज रिमूव्ड, ये यहाँ पर निकल जाता है। और यहाँ पर निकालने का काम कौन कर रहा है, जो हीट है, जो उष्णता है। ओके, लैब में हो या बॉडी के अंदर की हो, वो हीट उसको निकालने का काम कर रही है। ओके, तो पेनिसिलिक एसिड यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है पेनिलोइक एसिड में। ये जो स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं इट इज कॉल्ड एज पेनिलोइक एसिड। ओके, तो ये जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर R ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, R ग्रुप कौन सा भी हो सकता है। तो इट इज जनरली पेनिसिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पेनिलोइक एसिड। सो दिस इज सेकंड स्टेप एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस पहले स्टेप को हम क्या कहेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हो रहा है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस।
जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप नहीं होती है तो आगे के कौन से भी स्टेप नहीं होंगे। ओके, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पहले होगा और यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, तो बीटा लैक्टम रिंग ओपन होगी। यहाँ पर यह हमें समझना होगा, बीटा लैक्टम रिंग ओपनिंग होगी। ओके, और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मतलब CO2 निकल जाएगा और हमें मिलेगा फेनिलॉइक एसिड। सो दिस आर सेकंड स्टेप। लास्ट स्टेप जो है, इस लास्ट स्टेप में क्या होता है उसका पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर हम रिएक्शन की तरफ आएंगे। ओके, तो लास्टली क्या होता है, पेनिलॉइक एसिड ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट। पेनिलॉइक एसिड जो है जो बीच में से ब्रेक हो जाता है, 2 पार्ट उसके होते हैं। ओके, किस चीज की वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। हमारा जो बेसिक रिएक्शन है वो आगे भी चल रहा है, हाइड्रोलिसिस भी आगे भी होता है, तो यहाँ पर भी हमारा जो पेनिलॉइक एसिड है उसका हाइड्रोलिसिस होगा और फिर हमें 2 अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। अब तक क्या होता था, वही कंपाउंड था लेकिन उसका ही चेंज हो रहा था, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के रूप में बदल रहा था। मतलब पेनिसिलिन कन्वर्ट हो गया पेनिसिलोइक एसिड में, फिर आगे चलकर पेनिसिलोइक एसिड कन्वर्ट हो गया पेनिलोइक एसिड में, इस तरह से हो रहा था। लेकिन अब ये जो लास्ट स्टेप है इसमें हमारा जो पेनिलोइक एसिड है वो ब्रेक होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा वाटर के प्रेजेंस में और हमें 2 अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे। कौन कौन से कंपाउंड, पेनिसिलामाइन मिलेगा, फिर पेनिसिलोअल्डिहाइड। मतलब इसके स्ट्रक्चर में आपको CHO ग्रुप देखने को मिलेगा, अल्डिहाइड होगा फंक्शनल ग्रुप और इसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। तो पेनिसिलामाइन और पेनिसिलोअल्डिहाइड, इस तरह से 2 अलग अलग हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में क्या होता है, पेनिलोइक एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो बीच में से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद हमें 2 अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर मिलते हैं। तो कौन से कंपाउंड मिलते हैं और लास्ट में जो 2 स्ट्रक्चर है उनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो पेनिलोइक एसिड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पेनिलोइक एसिड जो सेकंड स्टेप में हमें मिला था वही अभी हमारे तीसरी स्टेप की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर पेनिलोइक एसिड जो है वो यहाँ पर बीच में से ब्रेक होता है। तो किस तरह से ब्रेक होता है, देखो यहाँ से ये ब्रेक होता है। ओके, और यहाँ से ब्रेक होने के बाद इस सल्फर के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। ओके, यहाँ पर एक कार्बन है, आप यहाँ पर कार्बन देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन को ऑक्सीजन मिलता है। ओके, और फिर इस नाइट्रोजन को H मिलता है। ओके, तो यहाँ पर SH और यहाँ पर NH2 इस तरह से बनता है और यहाँ पर CH है, CHO बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर CHO बनता है, यहाँ पर NH2, यहाँ पर SH। तो देखो वही हमने यहाँ पर निकाला है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा है। देखो SH, यहाँ पर बना SH, यहाँ पर NH2, फिर बाकी का स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसा है। और यहाँ पर NH जो था वो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली इट इज अमाइनो एसिड, इसमें एसिड तो है ही, एसिड के साथ एक्स्ट्रा अमाइन बना है। ओके, तो इसको आप अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है डी पेनिसिलामाइन। ओके, बेसिकली इट इज डी पेनिसिलामाइन। तो डी पेनिसिलामाइन बना और यहाँ पर वो ग्रुप ऐड होने की वजह से यहाँ पर HOH, HOH इस तरह से एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होने के बाद पेनिसिलोअल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। ओके, तो पेनिसिलोअल्डिहाइड यहाँ पर CHO ग्रुप आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर अमाइन ग्रुप देखने को मिलेगा, तो डी पेनिसिलामाइन। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में पेनिलोइक एसिड अंडरगोज स्विच रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है लास्ट में और हमें 2 अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं। यहाँ पर रिंग जो है या स्ट्रक्चर जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन होता है स्ट्रक्चर का। ओके, तो यहाँ पर आप एडिशनली याद रख सकते हो कि स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें 2 अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पेनिसिलोअल्डिहाइड एंड डी पेनिसिलामाइन। तो इस तरह से चाहे बॉडी के अंदर हो मतलब इन विवो हो या बॉडी के बाहर हो इन विट्रो हो, जो हमारा पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन का बेस के कांटेक्ट में आती है, इस तरह से डिग्रेडेशन होता है। ओके, फर्स्ट स्टेप में पेनिसिलिन
का कन्वर्जन पेनिसिलोइक एसिड में होगा, फिर वो पेनिसिलिक एसिड का कन्वर्जन पेनिलोइक एसिड में होगा, और फिर पेनिलोइक एसिड का कन्वर्जन होगा लास्टली पेनिसिलोआल्डिहाइड और पेनिसिलामाइन में। ओके, और ये जो पूरी स्टेप्स हो रहे हैं 3 स्टेप्स में हो रहे हैं। सबसे पहले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, फिर होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और फिर होगा हाइड्रोलिसिस। ओके, सो दिस वाज अबाउट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या फिर डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। इसको हम कहेंगे डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन इन प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट, डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस के प्रेजेंस में हमारा जो पेनिसिलिन है उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है। ओके, तो इसका एक आप समरी चार्ट भी बना सकते हो कि समरी शॉर्ट फॉर्म में एक पूरा सारा फ्लो चार्ट आप बना सकते हो। तो फ्लो चार्ट भी आपको नेक्स्ट वीडियो के सेक्शन में देखने को मिलेगा। ओके, तो फ्लो चार्ट और उसके बाद हम देखेंगे कि एसिड के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन कैसा होता है। ओके, तो नेक्स्ट इमीडिएट पार्ट में आपको सब देखने को मिलेगा। पेनिसिलिन टॉपिक हम देख रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। तो पेनिसिलिन में जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ाई करनी है उसकी, दैट इज पेनिसिलिन डिग्रेडेशन। तो पेनिसिलिन डिग्रेडेशन मतलब इसके एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है, व्हाट इज पेनिसिलिन डिग्रेडेशन एक्चुअली। तो पेनिसिलिन डिग्रेडेशन तो 2 तरह का डिग्रेडेशन हो सकता है, एक तो इन विट्रो या फिर इन विवो। इन विट्रो मतलब जो बॉडी के बाहर होता है, हम पेनिसिलिन के जो भी फॉर्मुलेशन है उनको स्टोर करते हैं। तो ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग यूजेस, मतलब जब फैक्ट्री में पेनिसिलिन बनता है, फ्रॉम फैक्ट्री और फ्रॉम इंडस्ट्री टू कंज्यूमर, मतलब पेशेंट तक जब तक वो पहुंचेगा तब तक बीच में उसके साथ क्या होगा, उसकी शेल्फ लाइफ कैसी होगी, वो डिग्रेड होगा या नहीं, मतलब उसका डिकम्पोजिशन, डिस्ट्रक्शन होगा या नहीं। ओके, और अगर होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिग्रेडेशन होगा, तो किस वजह से होगा, हमें पेनिसिलिन को बचाना है तो कौन से फैक्टर से बचाना है, ये तो हुआ इन विट्रो। उसके बाद उसी पेनिसिलिन को बॉडी में जाने के बाद हमारे बॉडी में अलग अलग फैक्टर होते हैं, लाइक हमारे जीआई ट्रैक में या स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड के प्रेजेंस में भी क्या पेनिसिलिन के ऊपर कोई असर होता है क्या। ओके, हम सब लोग जानते हैं कि एसिड के प्रेजेंट में, एसिड के कांटेक्ट में आते ही पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से डिग्रेडेंट, मतलब कौन कौन से अलग अलग केमिकल कंपाउंड बनते हैं जब पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन होगा। और एसिड के अलावा क्या अल्कली के कांटेक्ट में आने के बाद भी डिग्रेडेशन होगा, या फिर अल्कली के अलावा भी कोई ऐसे कंपाउंड है, कोई ऐसे केमिकल रिएक्टेंट है जिनके कांटेक्ट में आते ही पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन होता है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है और फिर पेनिसिलिन को उस डिग्रेडेशन से बचाना है। ओके, इन विट्रो तो बचाना है, और इन विवो हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसका रूट चेंज करना पड़ता है। हमें पता है कि जीआई ट्रैक में एसिड के कांटेक्ट में आते ही पेनिसिलिन उसका डिग्रेडेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, उसका रूट चेंज करेंगे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करेंगे, या फिर उसके कुछ ऐसे डेरिवेटिव बनाएंगे जो एसिड रेजिस्टेंस हो। ओके, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें पेनिसिलिन के बारे में, उसके डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जो अभी यहाँ पर देखेंगे, तो पहला डिग्रेडेशन है व्हाट इज, दैट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके, जिसका नाम ही आपको उसका मतलब बताता है। अल्कलाइन मतलब अल्कली, ओके, जो भी बेसिक कंपाउंड है, बेस है, ओके, ऐसे कंपाउंड जिसमें से OH- आयन रिलीज होंगे, ऐसे सारे कंपाउंड जिनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। तो अल्कली के कांटेक्ट में आते ही अल्कली, और अगर उस साथ में अगर वाटर भी वहाँ पर प्रेजेंट है, तो अल्कली और वाटर दोनों मिलकर हमारे जो पेनिसिलिन का डिग्रेडेशन करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, और उसी ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ओके, तो अल्कली और वाटर के कांटेक्ट में आते ही पेनिसिलिन का किस तरह से डिग्रेडेशन होता है, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि ये जो रीजन होता है, दिस बीटा लैक्टम रिंग, इट इज वेरी ससेप्टिबल, ये बहुत ससेप्टिबल होता है। क्यों ससेप्टिबल होती है, क्यों इतनी नाजुक होती है कि जल्दी से ब्रेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन होता है, यहाँ पर थायाजोलिडिन रिंग प्रेजेंट है और बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट है, तो दोनों का स्टेरिक स्ट्रेन होता है। मतलब क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड एक रबर की तरह फॉर्म होगा, और रबर की तरह ये बॉन्ड होंगे जो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा दबाव आता है। और
ये जो दो बॉन्ड होते हैं यहाँ पर, ये दो बॉन्ड ज़्यादातर ससेप्टेबल होते हैं, बीटा लैक्टम रिंग वहाँ पर इजीली डिग्रेड होती है। तो यहाँ पर जब अल्कलाइन या फिर अल्कली के कांटेक्ट में ही आते ही हमारा जो पेनिसिलिन है, इसका ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओके, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ पर हाइड्रोजन और OH, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है दो, ओके, वाटर के दो आइटम कह सकते हैं हम, H और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस जाकर इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैच होता है और OH माइनस जाकर इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैच होता है। ओके, और हमें मिलता है हमारा आगे का कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज पेनिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होता है, बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग होती है और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया नाइट्रोजन के ऊपर अमाइन ग्रुप के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ पर OH माइनस ऐड हो गया। ओके, तो ये जो रिएक्शन यहाँ पर हुई है, यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस, बेस का OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पढ़ते समय ही हमें ये याद हमें समझना चाहिए कि सिर्फ OH माइनस ही नहीं, अदर भी कोई न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव चार्ज अगर किसी भी आइटम के ऊपर है, ओके, तो ऐसे जो आइटम है जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब उनको न्यूक्लियस की चाह है। ओके, सेंट्रल पॉजिटिव की चाह है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे सारे जो भी है न्यूक्लियोफाइल वो इस हमारे बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर इजीली हो सकती है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमें यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड मिलता है विच इज कॉल्ड एज अ पेनिसिलिक एसिड। ये पेनिसिलिक एसिड मिलता है। आगे चलकर ये जो पेनिसिलिक एसिड है इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो CO2 ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो CO2 ग्रुप है, ये CO2 ग्रुप एक गैस के रूप में निकल जाता है और दिस रिएक्शन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट। इसको हीट देनी पड़ती है। ओके, हीट के कांटेक्ट में आती है ये रिएक्शन आगे की होती है और बॉडी में वैसी हीट मौजूद होती है GI ट्रैक्ट में वगैरह, तो इस वजह से ये रिएक्शन आगे चलती रहती है। तो यहाँ पर हीट के प्रेजेंस में CO2 यहाँ पर निकल जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है रीअरेंज होकर इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग यहाँ पर होती है और हमें मिलता है अगला एसिड विच इज कॉल्ड एज अ पेनिलोइक एसिड। ओके, तो पेनिसिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पेनिलोइक एसिड और यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। ये जो रिएक्शन हम इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जब कभी भी CO2 ऐड होगा इट इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और कभी भी अगर CO2 निकल जाता है इट इज कॉल्ड एज अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर निकल जा रहा है, बाहर हो रहा है। ओके, तो इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अगेन यहाँ पर फिर से हाइड्रोलिसिस होगा इस पेनिलोइक एसिड का। हाइड्रोलिसिस होने के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन जिसमें दो हाइड्रोजन दो जगह पर अटैच होते हैं। एक हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ अटैच होता है और जो हमारी थायाजोलिडिन रिंग है, थायाजोलिडिन रिंग ब्रेक हो जाती है पूरी तरह से और हमारा जो कंपाउंड है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो जाता है और दो हिस्सों में हमारा कंपाउंड यहाँ पर बढ़ जाता है और फिर से हमें दो अलग अलग कंपाउंड यहाँ पर मिलते हैं। ओके, और दो अलग अलग कंपाउंड, फर्स्ट वन इज डी पेनिसिलामाइन एंड सेकंड वन इज पेनिसिलोअल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पर इसमें कायरल कंपाउंड है। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, इट इज डेस्ट्रो कंपाउंड, ये डेस्ट्रो कंपाउंड है। ओके, तो इट इज पेनिसिलामाइन, ये अमाइन ग्रुप है यहाँ पर इसमें। ओके, यहाँ पर एक H2 रहेगा हमारा, यहाँ पर H2 है। ओके, क्योंकि यहाँ पर NH था, एक H यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर NH2 हो गया। ओके, और यहाँ पर सल्फर के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये अलग हो गया हमारा पेनिसिलामाइन। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस कार्बन के ऊपर अटैच हो गया तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, इट इज कॉल्ड एज पेनिसिलोअल्डिहाइड। तो
जब कभी भी हमारा पेनिसिलिन किसी भी अल्कली के कांटेक्ट में आता है तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है और फाइनली हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ये चाहे इन विट्रो हो या फिर इन विवो हो, बॉडी के अंदर हो बाहर हो, हमें मिलते हैं पेनिसिलोअल्डिहाइड एंड डी पेनिसिलामाइन। सो दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, बॉडी के अंदर भी होती है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये अल्डिहाइड और ये अमाइन नहीं बनते तब तक ये बॉडी के बाहर निकलते नहीं है। ओके, तो बॉडी के बाहर पेनिसिलिन को निकालने के लिए इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि वो किडनी से इजीली हमारे बॉडी से बाहर निकल जाए। सो दिस वाज अबाउट अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये जो भी हमने प्रोसेस देखी ये थी पेनिसिलिन का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कली के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है एसिड हाइड्रोलिसिस। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले एसिड हाइड्रोलिसिस। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि पेनिसिलिन अल्कली के कांटेक्ट में आते ही किस तरह से उसका ब्रेकडाउन होता है, डिग्रेडेशन होता है, चाहे इन विवो हो या फिर इन विट्रो हो, मतलब बॉडी के अंदर हो या फिर बॉडी के बाहर हो। तो जैसे अल्कली के कांटेक्ट में आते ही उसका ब्रेकडाउन होता है, उसी तरह से एसिड के कांटेक्ट में आते ही पेनिसिलिन का ब्रेकडाउन होता है। ओके, तो जिस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया था कि अल्कली के कांटेक्ट में आते ही पेनिसिलिन का किस तरह से ब्रेकडाउन होता है, वो कौन कौन से पार्ट में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, ये जो हमने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया था, उसी तरह से हम अभी एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब पेनिसिलिन का एसिड के कांटेक्ट में आते ही किस तरह से हाइड्रोलिसिस होता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले पहली स्टेप जो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले स्टेप को हम यहाँ पर समझ लेंगे। पेनिसिलिन अंडरगोज विच रिएक्शन, यहाँ पर मैंने लिखा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, पेनिसिलिन का रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। तो बेसिक 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं, तो किसी और दिन हम उसको भी समझ लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के बेसिक 4 रिएक्शन होते हैं। एक होती है एडिशन रिएक्शन, एक होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होती है यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मान लो एक पहला कंपाउंड है स्टार्टिंग कंपाउंड। ओके, इसकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई, ओके, इसकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, ये दूसरा कंपाउंड या फिर दूसरा कोई एटम मॉलिक्यूल इसको अटैच हो गया। ओके, तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में सिर्फ एक कंपाउंड था, दूसरे इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, तो ऐड होने के बाद पहले दिस कंपाउंड एंड दिस सेकंड कंपाउंड मिलाकर हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा और इस कंपाउंड में क्या हुआ और ये जो रिएक्शन हुई दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं कि एक कंपाउंड इसका कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं लॉस हुआ, सिर्फ इसमें ऐड ही हुआ। ओके, कोई दूसरा कंपाउंड ऐड हुआ और हमें एक नया कंपाउंड मिला आफ्टर एडिशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज एडिशन रिएक्शन कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड सिर्फ ऐड होता है, दूसरा कंपाउंड सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में अगर ऐड होता है, उसका बेसिक कुछ लॉस नहीं होता, कुछ जाता नहीं है। ओके, तो उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। दूसरी केस क्या हो सकती है कि मान लो ये कंपाउंड है, ओके, इसका कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इसका ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, बेस के कांटेक्ट में आता है, किसी इलेक्ट्रोफाइल के कांटेक्ट में आता है, किसी न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आता है, किसी भी रिएक्टेंट के कांटेक्ट में अगर ये आता है और आने के बाद ये ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है इस तरह से 2 कंपाउंड में। ओके, मतलब शुरुआत में अकेला था, फिर किसी केमिकल हीट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, वाटर की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, फोटो हाइड्रोलिसिस हुआ, कुछ भी यहाँ पर रिएक्शन हो गई। ओके, तो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हो गया। तो अभी पहले इसमें ये जो था ये एडिशन था, मतलब एक इसके पास एक कंपाउंड था जो अभी ब्रेक होकर निकल गया, मतलब ये पहले था ये एलिमिनेट हो गया। ओके, तो शुरुआत में क्या था, पूरा का पूरा कंपाउंड था, ब्रेक हो गया, अभी कंपाउंड आधा ही बच गया, आधा निकल गया। तो ये जो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो से थर्ड टाइप की रिएक्शन होती है, तीसरी टाइप की रिएक्शन, या तो कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें एडिशन होगा या फिर एलिमिनेशन होगा, या तीसरी संभावना यहाँ पर क्या हो सकती है कि मान लो जहाँ पर
एक कंपाउंड है, ओके, और इसमें से इसके रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड इसमें से चला गया, ओके, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, ओके, एक कंपाउंड चला गया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन रुकी नहीं, यहाँ पर एक कंपाउंड चला गया तो दूसरा कंपाउंड इसमें ऐड हो गया, ओके, तो दूसरा कंपाउंड इस तरह से ऐड हो गया, ओके, तो पहला चला गया, हाइड्रोजन चला गया और क्लोरीन ऐड हो गया, ओके, हाइड्रोजन चला गया और क्लोरीन ऐड हो गया, मतलब क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पर जो पहले हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस किया, तो इस तरह के रिएक्शन को हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि जो पहले यहाँ पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को निकाल कर, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर क्लोरीन ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया, क्लोरीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ तक 3 बेसिक रिएक्शन मैंने आपको बताई, पहली थी एडिशन रिएक्शन, दूसरी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हमारा जो कंपाउंड है पेनिसिलिन, पहले स्टेप में ना ही उसके साथ एडिशन हो रहा है, ना ही एलिमिनेशन हो रहा है, ना ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पर 4 नंबर की चौथे टाइप की रिएक्शन हो रही है, वो है रीअरेंजमेंट, ओके। तो रीअरेंजमेंट मतलब क्या, रीअरेंजमेंट मतलब सिंपल है, ये जो कंपाउंड है, जो पहले एक साइड में था वो इस तरह से यहाँ से निकलता है, ओके, निकलता है लेकिन बाहर नहीं चला जाता, ये सिर्फ अपनी पोजीशन बदलता है और इस तरह से नीचे से अटैच हो जाता है, ओके। तो अभी पहले कंपाउंड देखो किस तरह से था, एक कंपाउंड है, मान लो इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, ओके, ऐसा मान लो, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, ओके। तो हाइड्रोजन तो इसको अटैच था ही, लेकिन हाइड्रोजन निकलता है और उसकी पोजीशन चेंज होती है, इस साइड से अटैच हो जाता है, ओके। सो यहाँ पर एक एटम निकलता है और उसी कंपाउंड को दूसरे जगह पर जाकर अटैच हो जाता है, मतलब वो अपनी जो जगह है उसको क्या कर रहा है, वो रीअरेंज कर रहा है, खुद को रीअरेंज कर रहा है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके। तो हमारा जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं बदलेगा, ओके, उसमें जितने कंपाउंड है उतने ही रहेंगे, लेकिन उसको जो भी अटैचमेंट है, कहीं पर हाइड्रोजन एक जगह पर अटैच है तो वहाँ से निकलेगा दूसरी जगह पर चला जाएगा, तो इस तरह से वो रिएक्शन होगी। तो हम जब रिएक्शन स्ट्रक्चरल रिएक्शन देखेंगे तब आपको अच्छी से इस तरह से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज 4th टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर पेनिसिलिन का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रही है, क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, पेनिसिलिन अच्छा खासा था, स्टेबल था, क्या है, यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया और उस एसिड ने क्या किया, जो अच्छा खासा स्टेबल पेनिसिलिन था उसको अनस्टेबल बना दिया, ओके, उसको रिएक्टिव बना दिया, और रिएक्टिव बनने की वजह से किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आती है HCl, H2SO4, दिस आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आती है, पीएच उसमें कम होना चाहिए, 3 से भी कम पीएच, ओके। पीएच आपको पता है 0 to 7 जो पीएच होता है उसको एसिडिक पीएच कहते हैं, 7 to 14 जो होता है उसको बेसिक पीएच कहते हैं। तो जितना कम पीएच होगा उसको हम एसिडिक ज़्यादा कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। तो 3 या 3 से कम अगर पीएच है, पीएच की वैल्यू है, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आते ही ये जो हमारा कंपाउंड पेनिसिलिन था वो पहले स्टेबल था, वो अभी कन्वर्ट होता है एक अनस्टेबल पेनिसिलिनिक एसिड में, ओके। और इस रिएक्शन में भी क्या होता है, बीटा लैक्टम जो हमारी बेसिक रिंग है उसकी ओपनिंग होती है, बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है, एक नई रिंग है यहाँ पर बन जाती है। कौन सी रिंग बन जाती है यहाँ पर ऑक्साजोलोन नाम की एक नई रिंग बन जाती है। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम रिंग कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साजोलोन रिंग में, ओके। तो किस तरह से होता है और रीअरेंजमेंट कैसे हो रही है, ये अभी हम रिएक्शन स्ट्रक्चरल रिएक्शन में हम अभी देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन स्ट्रॉन्ग एसिड के कांटेक्ट में आती है, पीएच कम होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4 कोई भी हो सकता है, उसका जो H+ आयन है वो H+ आयन उनके कांटेक्ट में आते ही, नो डाउट ये जो रिएक्शन है ये सारी वाटर के प्रेजेंस में भी हो रही है, लेकिन वाटर का रोल अभी तक नहीं आया। वाटर
काम करेगा, इसमें भी काम करेगा, जैसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में किया था वैसे यहाँ पर भी करेगा, लेकिन अभी तक वाटर का रोल नहीं आया है, वाटर अभी बाद में आएगा। ओके, तो वाटर यहाँ पर भी है लेकिन वाटर का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एसिड अपना काम कर रहा है। एसिड के प्रेजेंस में पेनिसिलिन अनस्टेबल बन जाता है और उसके जो मॉलिक्यूल है उसमें इस तरह से तहलका मच जाता है कि क्या हो रहा है, कौन आया यहाँ पर। ओके, वो जो स्टेबल थे, अच्छे खासे सो रहे थे, अचानक उसमें हड़कंप मच जाता है। ओके, और हड़कंप मचने की वजह से उनके जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, और वो खुद को रीअरेंज करते हैं, एक जगह से एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते, घर नहीं छोड़ते, याद रखो घर नहीं छूटता है उनका, लेकिन वो एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते हैं। तो कौन कौन से कमरे में जा रहा है ये अभी यहाँ पर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, एरो से आपको पता चल रहा होगा। तो सबसे पहले या इससे बनता क्या है, पेनिसिलिनिक एसिड बनता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करो, पेनिसिलिन से जो पेनिसिलिनिक एसिड बन रहा है जो कि अनस्टेबल होता है वो किस तरह से बन रहा है देखो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन था, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। ओके, और शिफ्ट होता है, अपना कमरा बदलता है, नाइट्रोजन से जो अटैच था वो सल्फर से जाकर अटैच होता है। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन को जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन यहाँ से चला गया सल्फर की तरफ, यहाँ पर देखो सल्फर की तरफ हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया। ओके, और सल्फर की तरफ अटैच होने के बाद यहाँ पर हमें पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 होती है, 3 बॉन्ड यहाँ पर बनाता है। अभी यहाँ पर एक बॉन्ड उसका टूट गया तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो अभी देखो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया तो इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज दिस कार्बन। ओके, ये कार्बन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन, आप इस कार्बन को कंसिडर करो, ये कार्बन है। इस कार्बन को जो ऑक्सीजन अटैच था इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर जो पहले डबल बॉन्ड था वो ब्रेक होकर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ओके, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई तो इस ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया। तो ये जो ऑक्सीजन है इसने इस कार्बन, इसके पास वाला जो कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बनाया। देखो ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, फिर ये डबल बॉन्ड वो है सिर्फ थोड़ा शिफ्ट हो गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, फिर यहाँ का भी ये बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो गया। ओके, नाइट्रोजन और कार्बन का, क्योंकि इस कार्बन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड था वो टूट गया। एक नया रिश्ता जब बनता है तो हो सकता है कि पुराना रिश्ता टूट जाए। ओके, जरूरी नहीं कि हर एक रिश्ता संभलना हर एक के लिए पॉसिबल हो। ओके, तो नया रिश्ता बनता है इस कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ, तो जो पुराना रिश्ता था उसका पुराना जो नाता था नाइट्रोजन के साथ वो टूट जाता है। ओके, तो ये टूट गया तो नाइट्रोजन फिर से बेचारा अकेला हो गया तो इस कार्बन को कहता है, यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन को कहता है कि तेरे पास एक एक्स्ट्रा वाला हाइड्रोजन है। ओके, तो मुझे दे दे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर इस नाइट्रोजन को अटैच होता है। देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन को ये हाइड्रोजन मिल गए। ओके, तो फिर से एक कार्बन भी अकेला हो गया। ओके, तो कार्बन अकेला हो गया तो क्या कहेगा, इस सल्फर को कहेगा कि तेरे को एक हाइड्रोजन मिला है तो तेरा बॉन्ड मुझे दे दे। ओके, तेरा बॉन्ड मुझे दे दे सल्फर। ओके, तो इस तरह से कहेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर इस जो पेनिसिलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से तहस नहस हो गया। ओके, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं हुआ, इसमें से कोई हाइड्रोजन निकल नहीं गया, कोई उसमें ऐड भी नहीं हुआ, कोई ऑक्सीजन नहीं निकला, कोई ऑक्सीजन ऐड भी नहीं हुआ, कोई भी कंपाउंड ना ही स्ट्रक्चर से बाहर निकला है ना ही स्ट्रक्चर में ऐड हुआ है। सिर्फ क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चर जाकर दूसरे स्ट्रक्चर को अटैच हुआ है, मतलब एक कंपाउंड एक बॉन्ड टूटकर दूसरा बॉन्ड वहाँ पर उस जगह पर बन गया है। ओके, तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है या फिर इस एसिड की वजह से हो रहा है रिएक्शन, तो ये हम समझ सकते हैं इजीली। तो इस तरह से पेनिसिलिन इज कन्वर्टेड इनटू पेनिसिलिनिक एसिड विच इज हाईली अनस्टेबल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये अनस्टेबल है और यहाँ पर जो रिंग यहाँ पर ये बनी है इट इज कॉल्ड एज ऑक्साजोलोन रिंग। ओके, ऑक्सा प्लस एजा मतलब ऑक्साजा। ओके, और ऑक्साजा और ये जो 5 मेंबर है इसलिए उसको हम कहते हैं ऑक्साजोल।
ओके, ऑक्साजोल कहते हैं। लेकिन ऑक्साजोल का एक डबल बॉन्ड मिसिंग है, ऑक्साजोल में 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन एक डबल बॉन्ड मिसिंग है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर वो जो चैप्टर है वो समझना जरूरी है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये ऑक्साजोल था, ऑक्साजोल का एक डबल बॉन्ड मिसिंग है तो ऑक्साजोलिन कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑक्साजोलिन। ऑक्साजोलिन को एक कीटोन ग्रुप अटैच है, इसलिए इट इज कॉल्ड ऑक्साजोलोन, वो ये नहीं लग जाता है। ओके, तो बेसिक केमिस्ट्री अगर हमारी फिक्स है माइंड में, बेस अगर हमारा अच्छा है तो इजीली हम इसको समझ सकते हैं। तो ऑक्साजोलिन और ऑक्साजोलोन, और ऑक्साजोलोन कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर नई रिंग यहाँ पर बन गई, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, बीटा लैक्टम रिंग यहाँ पर ब्रेक हो गई और नई रिंग यहाँ पर बन गई, इट इज कॉल्ड एज ऑक्साजोलोन रिंग। और ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें इतना ज़्यादा है एक दूसरे के साथ कि अनस्टेबल होता है, इजीली कुछ अच्छा स्टेबल कंपाउंड बनने की कोशिश करता है। ओके, तो आगे चलकर ये किस तरह से अनस्टेबल से स्टेबल स्टेज में आता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ये अभी हम देखेंगे। सो दिस वाज फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और पेनिसिलिन इज कन्वर्टेड इनटू पेनिसिलिनिक एसिड विच इज अनस्टेबल, और यहाँ पर होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, तो अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पेनिसिलिनिक एसिड हमें मिला है, ओके, तो दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। अभी यहाँ से हमारा नॉर्मल हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि वाटर रोल, अपना वाटर अभी फॉर्म में आ जाता है। पहले सिर्फ एसिड ने क्या किया, एक रिएक्शन को ट्रिगर किया, रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम किया। ओके, मतलब हलचल मचा दी, और हलचल मचाने के बाद फिर हाइड्रोलिसिस, फिर वाटर कहता है कि मैं अभी अपना काम करूंगा। ओके, तूने तेरा काम कर दिया, एसिड ने की, तूने एक स्टेबल जो अच्छा खासा बैठा हुआ जो था उसको उकसा दिया, उसको अनस्टेबल कर दिया। अभी उस अनस्टेबल कंपाउंड को किस तरह से तोड़ना है, ओके, किस तरह से, मतलब लोहा गर्म हो गया, अभी हथौड़ा मारने की जरूरत है। ओके, तो अभी हथौड़ा मारेंगे तो अच्छी तरह से वो नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह से अभी वाटर अपना रोल निभाता है, हाइड्रोलिसिस होता है, पेनिसिलिनिक एसिड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पर एक नया एसिड बनता है विच इज कॉल्ड एज ए पेनामाल्डिक एसिड। ओके, और पेनामाल्डिक एसिड विच इज आल्सो अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है। ओके, ये भी अनस्टेबल है। तो सेकंड स्टेप में पेनिसिलिनिक एसिड कन्वर्ट होता है पेनामाल्डिक एसिड विच इज आल्सो अनस्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। और यहाँ पर अगेन ऑक्साजोलोन जो रिंग नई बनी थी, पहले बीटा लैक्टम रिंग थी वो ओपन हो गई, नई रिंग बनी ऑक्साजोलोन, वो भी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, ओपन हो जाती है। ओके, ऑक्साजोलोन रिंग की ओपनिंग यहाँ पर हो जाती है। तो किस तरह से रिएक्शन होती है ये भी हम अभी स्ट्रक्चरल रिएक्शन में हम देखेंगे। ओके, तो पेनिसिलिनिक एसिड यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिला था पहले स्टेज में, उसी का वही हमारा भी स्टार्टिंग रहेगा रिएक्शन का। रिएक्शन तो कंटिन्यू हो रही है, हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि अलग अलग रिएक्शन कुछ देख रहे हैं, एक ही रिएक्शन है। पेनिसिलिन लो, उसमें एसिड और वाटर के कांटेक्ट, एसिड और वाटर डालो, एसिड और वाटर के कांटेक्ट में आते ही स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ये हम देख रहे हैं, कुछ अलग रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन है। पेनिसिलिन का एसिड और वाटर के कांटेक्ट में आते ही स्टेप बाय स्टेप कैसे कन्वर्जन होता है ये हम देख रहे हैं। तो पहले स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, पेनिसिलिन अनस्टेबल हो जाएगा, पेनिसिलिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर पेनिसिलिनिक एसिड बनने के बाद जो कि अनस्टेबल है, तब वाटर को काम करना आसान हो जाता है। फिर वाटर का OH यहाँ पर ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, OH अटैच हो जाता है। ओके, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड यहाँ पर देखो नया डबल बॉन्ड बना था। ओके, जो पहले नहीं था डबल बॉन्ड। ओके, तो जो पहले डबल बॉन्ड नहीं था नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं था। ओके, तो फिर से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर जो CO ग्रुप था फिर से यहाँ पर CO ग्रुप बन जाता है। ओके, और CO ग्रुप बनने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन वापस आ जाता है। ओके, इस तरह से रिएक्शन हो रही है, और देखो हमें इस तरह का एक नया स्ट्रक्चर मिलता है। ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, R यहाँ पर जो बॉन्ड की डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड O यहाँ पर बन गया। जो नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो उसको हाइड्रोजन मिल गया, वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको मिल गया। ओके, बाकी सब रिएक्शन वैसी है। यहाँ पर कार्बन का ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसको OH मिल गया। ओके, तो यहाँ पर COOH मिल गया। तो इस तरह से दूसरा कंपाउंड हमें मिलता है विच इज कॉल्ड पेनामाल्डिक एसिड। और ये भी कुछ खास स्टेबल नहीं है, मतलब पहला जो पेनिसिलिनिक एसिड था वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, लेकिन बीच में स्टेबल करते वक्त जो कंपाउंड बनेगा वो भी अनस्टेबल है, मतलब ये भी आगे चलकर जरूर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कौन करता है? जो अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल है वो जनरली रिएक्शन नहीं करता। जैसे कि पहले स्टेप में हमने देखा कि पेनिसिलिन यहाँ पर अच्छा खासा बैठा हुआ था, वो रिएक्शन नहीं करता था, फिर उसको रिएक्शन करने के लिए किसको भेजा गया? पहले हाइड्रोजन को, H+ को। ओके, दैट इज एसिड, वो प्रोटॉन है और वो प्रोटॉन खुद भी रिएक्टिव होता है, दूसरों को भी रिएक्टिव करता है। ओके, खुद भी नहीं सोता है, दूसरों को भी सोने नहीं देता है। ओके, इस तरह से वो होता है। तो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में पेनिसिलिन आता तो वाटर के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होती, वाटर के साथ वाटर को रिस्पॉन्स भी नहीं देता क्योंकि वो स्टेबल है। लेकिन यहाँ पर एसिड आया, एसिड रिएक्टिव है, इसको रिएक्टिव बनाता है। फिर जो अनस्टेबल बन गया तो अब ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन होती है। वाटर्स के साथ रिएक्शन होने के बाद, हाइड्रोलिसिस होने के बाद पेनामाल्डिक एसिड बनता है विच इज ऑल्सो अनस्टेबल। ये भी अनस्टेबल है, तो जरूर ये रिएक्शन आगे करेगा, लेकिन क्या रिएक्शन करेगा वो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो पेनामाल्डिक एसिड जो कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल बना है। पेनिसिलिन से बना पेनिसिलिनिक एसिड, पेनिसिलिनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस हुआ, बना पेनामाल्डिक एसिड विच इज आल्सो अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है। तो उसका क्या होता है? फर्दर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, तो फिर से हाइड्रोलिसिस होता है। वाटर तो प्रेजेंट है ही, हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो ब्रेक हो जाता है। जैसे हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में देखा था कि वहाँ पर भी हमारा कंपाउंड दो हिस्सों में आखिर में ब्रेक होता है, तो यहाँ पर भी ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स टू फॉर्म व्हाट? पेनिसिलामाइन एंड पेनाल्डिक एसिड। तो आप इसको पहचानते हो, पेनिसिलामाइन हम देख चुका है, उसके साथ हमारी पहचान हो चुकी है। हम इसके पहले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जब देखा था, उसका भी जो एंड प्रोडक्ट था, लास्ट में कौन बनता है? उसमें भी पेनिसिलामाइन बनता है। ओके, तो पेनिसिलामाइन यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर पेनिसिलामाइन बनने के बाद इसका आगे कुछ भी नहीं बनेगा, ये एंड प्रोडक्ट है। ओके, तो वहां पर भी एंड प्रोडक्ट कौन था? पेनिसिलामाइन था। यहाँ पर भी एंड प्रोडक्ट कौन है? पेनिसिलामाइन है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर कुछ अलग है। ओके, पेनाल्डिक एसिड है, देखेंगे उसके साथ भी आगे चलकर कुछ होता है क्या। ओके, तो यहाँ पर पेनामाल्डिक एसिड, उसका आगे चलकर फिर से हाइड्रोलिसिस होता है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, पेनिसिलामाइन और पेनाल्डिक एसिड। तो किस तरह से स्ट्रक्चरल रिएक्शन हो रही है ये भी हम समझ लेंगे। तो पेनामाल्डिक एसिड, ये पेनामाल्डिक एसिड है। यहाँ पर देखो एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है। ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, सॉरी, यहाँ पर इसको, इस कार्बन को हाइड्रोजन मिलता है, इसको ऑक्सीजन मिलता है। ओके, CHO इसका कन्वर्जन होता है, इसको हाइड्रोजन मिलता है। ओके, पेनामाल्डिक एसिड को यहाँ पर हाइड्रोलिसिस वगैरह हो रहा है, लेकिन HO और फिर से H हो रहा है, इस तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है मॉलिक्यूल का। ओके, H अलग से मिलता है, ऑक्सीजन अलग से मिलता है, फिर हाइड्रोजन अलग से मिलता है। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद देखो क्या हो रहा है, R वैसे ही है, फिर CO, फिर से CO की पोजीशन सिर्फ उल्टी लिखी है, उसी तरह से कुछ भी चेंज नहीं है, तो CO में भी चेंज नहीं है। NH, यहाँ पर भी NH है। ओके, लेकिन यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड निकल गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। ओके, तो यहाँ पर CH2 बन गया। ओके, दिस इज CH2। ओके, तो ये CH2 है, और आगे का जो ये कार्बन है, इस कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ पर बन गया CHO बन गया। फिर आगे का COOH वैसे का वैसे ही है, यहाँ पर भी COOH है। ओके, तो H इस कार्बन को मिला है, ऑक्सीजन इसको मिला है, और ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये पेनाल्डिक एसिड हमें सेपरेट मिल गया। पेनाल्डिक एसिड सेपरेट होने के बाद बचा क्या? SH वैसा ही है, फिर ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये भी वैसा ही है, 2 मिथिल ग्रुप उसको वैसे ही है, COH, सिर्फ जो पहले NH था वो अमाइन में कन्वर्ट हो गया,
दैट इज कॉल्ड एज ए पेनिसिलामाइन। तो पेनिसिलामाइन तो वैसे के वैसे ही हमें मिल गया, जो पहले अल्कल मतलब चाहे अल्कली के साथ रिएक्शन हो या एसिड के साथ रिएक्शन हो, पेनिसिलामाइन तो मिल गया। तो फिर पेनाल्टिक एसिड क्या आखिर ही है क्या? नहीं, आगे चलकर पेनाल्टिक एसिड भी हमारा चेंज होगा। ओके, और पेनाल्टिक एसिड के साथ कौन सी रिएक्शन होगी वो हम आखिर में अभी देखेंगे। तो लास्ट रिएक्शन विल बी आवर लास्ट स्टेप। ओके, तो लास्टली क्या होता है? लास्टली जो पेनाल्टिक एसिड यहाँ पर मिला है, पेनिसिलामाइन तो एंड प्रोडक्ट है, वो तो चला जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, या इन विट्रो रिएक्शन है तो अलग हो जाएगा। लेकिन जो पेनाल्टिक एसिड है वो अभी अनस्टेबल है। पेनाल्टिक एसिड अंडरगोज डी कार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को आप पहचानते हो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इट इज रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, CO2 ग्रुप यहाँ पर निकल जाता है, और हमें क्या मिलता है? देखो, गेस व्हाट? पेनिसिलोअल्डिहाइड। यस, वी गॉट इट। कि जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था तब लास्ट में कौन से दो प्रोडक्ट थे? पेनिसिलामाइन और पेनिसिलोअल्डिहाइड। यहाँ पर भी एसिड के साथ भी जब हम रिएक्शन करेंगे तो भी आखिर में कौन मिलता है? पेनिसिलामाइन। हमें लग रहा था कि पेनाल्टिक एसिड बीच में आ रहा है, कुछ गड़बड़ी कर देगा, लेकिन नहीं, आखिर में पेनाल्टिक एसिड का भी डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और हमें क्या मिला? पेनिसिलोअल्डिहाइड मिला। तो देखेंगे केमिकल रिएक्शन में किस तरह से हो रहा है। तो लास्ट स्टेप में जो पेनाल्टिक एसिड है, पेनाल्टिक एसिड उसका क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मतलब यही रिएक्शन हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में भी देखी थी कि वहाँ पर भी CO2 निकल जाता है, यहाँ पर भी CO2 निकल जाता है। ओके, दिस आल्सो ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट चाहिए यहाँ पर भी। तो पेनाल्टिक एसिड कन्वर्ट होता है पेनिसिलोअल्डिहाइड में। ओके, तो यहाँ पर भी पेनिसिलोअल्डिहाइड आखिर में बनता है। तो आखिर के जो दो एंड प्रोडक्ट है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में, वहाँ पर भी आखिर में पेनिसिलामाइन बनता था, यहाँ पर भी गेस व्हाट? पेनिसिलोअल्डिहाइड बनता है। मतलब दोनों एंड प्रोडक्ट सेम है। तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है, फाइनल आखिर के जो एंड प्रोडक्ट है, दोनों तरह के हाइड्रोलिसिस में एक ही तरह के बनते हैं, दैट इज पेनिसिलामाइन एंड पेनिसिलोअल्डिहाइड। तो चाहे आप पेनिसिलिन की रिएक्शन एसिड के साथ करो, चाहे या फिर उसकी अल्कली के साथ करो, बीच के जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो अलग होंगे, लेकिन फाइनली जब भी एंड प्रोडक्ट बनेंगे वो तो पेनिसिलामाइन और पेनिसिलोअल्डिहाइड ही बनने वाले। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ इसको हम क्या कह सकते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर डिटेरियोरेशन या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ पेनिसिलिन। ओके, तो या फिर डिग्रेडेशन ऑफ द पेनिसिलिन। तो एसिड हाइड्रोलिसिस को समराइज यहाँ पर किया है। ओके, स्टेप बाय स्टेप वही हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी तक मैंने बताया कि पेनिसिलिन जो है एसिड के कांटेक्ट में आती है। एसिड भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए जिसका कि pH <3 होना चाहिए, तो उसका रीअरेंजमेंट होगा। जो अच्छा खासा स्टेबल पेनिसिलिन है वो अनस्टेबल बन जाएगा रीअरेंजमेंट करके। ओके, और अनस्टेबल जो ये स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड एज पेनिसिलिनिक एसिड। उसके बाद फिर वाटर अपना रोल निभाएगा, वाटर हाइड्रोलिसिस करेगा पेनिसिलिनिक एसिड जो कि अनस्टेबल कंपाउंड था, उसका हाइड्रोलिसिस होगा और फिर से एक इंटरमीडिएट बीच का कंपाउंड बनेगा विच इज कॉल्ड एज पेनामाल्टिक एसिड। पेनामाल्टिक एसिड इज आल्सो अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है, उसका भी आगे चलकर हाइड्रोलिसिस होगा और हाइड्रोलिसिस होने के बाद ब्रेकडाउन होगा। ओके, दो टुकड़ों में बट जाएगा, दो टुकड़ों में बटने के बाद हमें दो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, दैट इज पेनाल्टिक एसिड एंड पेनिसिलामाइन। पेनिसिलामाइन तो एंड प्रोडक्ट है। ओके, वो तो बाजू में हो जाएगा। पेनाल्टिक एसिड उसका आगे चलकर फिर से डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 उसमें से निकल जाएगा और हमें मिलेगा पेनिसिलोअल्डिहाइड। तो इसका एंड प्रोडक्ट है पेनिसिलोअल्डिहाइड एंड पेनिसिलामाइन, और यही दो एंड प्रोडक्ट हमारे थे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के। तो इस तरह से पेनिसिलिन इसका डिग्रेडेशन होता है, चाहे बॉडी के अंदर हो चाहे बॉडी के बाहर हो। तो एसिड और अल्कली के कांटेक्ट में आती ही नहीं, इसके अलावा भी अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आता है तो भी इसका डिग्रेडेशन होगा। ओके, तो एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन इसीलिए डेवलप किए गए
ताकि एसिड के कांटेक्ट में आते ही ज़्यादा देर तक स्टेबल रहे, ताकि ओरली एक्टिव रहे, क्योंकि पेनिसिलिन ओरली अगर हम लेते हैं तो एसिड के कांटेक्ट में आते ही उसका ब्रेकडाउन होता है। तो एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन पूरा क्लासिफिकेशन हम देख चुके। तो एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन डेवलप हो किए गए। पिछली बार मैंने कहा था कि कुछ ऐसे हम डेरिवेटिव बना सकते हैं जो क्या बल्कि कंपाउंड, बड़े बड़े स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये जो बीच के जो बीटा लैक्टम रिंग है वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा हो जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर मौजूद होने की वजह से इजीली H+ आयन या फिर OH- आयन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इजीली इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। ओके, तो वो भी एक वहाँ पर सब्स्टिट्यूट है। डायरेक्टली हम रूट चेंज कर सकते हैं पेनिसिलिन का, ओरली एक्टिव नहीं है तो हम इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं, या फिर पेनिसिलिन के अलग अलग डेरिवेटिव बना सकते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होते, ज़्यादा मतलब वो भी रिएक्शन करेंगे एसिड या फिर अल्कली के कांटेक्ट में आने के बाद उनका भी डिग्रेडेशन होगा, लेकिन स्लोली होगा, स्लो डिग्रेडेशन होगा। जितना फास्ट पेनिसिलिन का खुद का डिग्रेडेशन होता है उतना उसके डेरिवेटिव का नहीं होगा, उसको थोड़ा समय लगेगा। तो उतने समय में वो ब्लड तक पहुंच सकता है और अपने एक्शन दिखा सकता है। ओके, तो इस तरह से हम पेनिसिलिन के अलग अलग डेरिवेटिव बना सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ओवरऑल अबाउट पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पुरिन। सिफेलोस्पुरिन का भी इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म होता है। तो जो भी हमने अभी तक देखा है एंटीबायोटिक में वो था इंट्रोडक्टरी पार्ट, पेनिसिलिन हमने देखा, सल्फोनामाइड्स हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम जो देखने वाले, तब हम देखेंगे कि एक्चुअली जो एंटीबायोटिक्स है वो किस तरह से काम करते हैं। एक ओवरऑल मैकेनिज्म तो हमने देखा था कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कैसे करते हैं, लेकिन जो बेसिक है प्रोटीन, मतलब मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो उस वजह से हम बाद में हम देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो स्टेप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली किस तरह से होता है। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस नॉर्मली बैक्टीरिया के अंदर, या बैक्टीरिया जिसको भी किल करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके शरीर के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरह से होता है, ये प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो प्रोटीन के सिंथेसिस को अगर हम स्टॉप कर देंगे तो आगे चलकर उस बैक्टीरिया का या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर देयर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो बनता है वो प्रोटीन से आगे बनता है, या फिर वो दो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम उसका डीएनए सिंथेसिस रोकेंगे या फिर प्रोटीन सिंथेसिस रोक देंगे तो आगे चलकर उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। प्रोटीन उसके सेल के नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होता है। अगर उसके सेल में प्रोटीन नहीं बनेगा तो आगे चलकर बहुत सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल की, वो परफॉर्म नहीं होगी, और वो जो सेल है अल्टीमेटली डाई हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो ये सारे जो भी स्टेप्स है वो हम नेक्स्ट आगे के पार्ट में हम देखने वाले। ओके, तो यहाँ हम आज का जो सेशन है वो यहाँ पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू।